प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी भाग फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कारा के बारे में बात की है। आज हम एक नए मेंबर वाउचीरिया, इसको वॉकेरिया भी कहा जाता है, वाउचीरिया भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। वाउचीरिया का क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। एल्गी, क्लोरोफाइसी, साइफोनेल्स, वाउचीरिएसी और वाउचीरिया। इसका जो ऑर्डर है साइफोनेल्स, वह इसकी जो पादप काय है, थैलस संरचना है, उसको प्रदर्शित करता है। साइफोनेल्स क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। वाउचीरिया की कुल 54 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं और भारत में 54 में से 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह शैवाल अलवणीय जल में अथवा टेरेस्ट्रियल आवासों में भी पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय आवास में, वह स्थान जो गीली मिट्टी या नम, अत्यधिक नम स्थान है, वहाँ पर भी यह पाया जाता है। इस तरह के आवास को या इस तरह के हैबिटेट को हम स्थलीय आवास कह देते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो साइफोनेल्स है, जो कि पादप के थैलस की प्रकृति के आधार पर रखा गया है। यह पादप एक ऐसा पादप है जिसमें पट या सेप्टम नहीं पाए जाते। अन्य शैवालों में हमने देखा है, शैवाल में कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका के बाद में एक सेप्टम होता है, फिर दूसरी कोशिका, फिर सेप्टम या पट और फिर तीसरी कोशिका। इस तरह से कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक तंतु का या ट्राइकोम का निर्माण करती हैं। इस शैवाल में पट अनुपस्थित है, सेप्टमलेस शैवाल है। ये एक नलिका की तरह से शैवाल है जिसमें बहुत सारे केंद्रक और बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स जो कि वर्णक संग्रहित करते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब साइफनस या नलीय होने का क्या अर्थ है? साइफनस या नलीय होने का अर्थ इस प्रकार से है, यदि मान लीजिए इस पादप में किसी एक स्थान पर किसी भी कारण से अगर कोई कट लग जाता है या पादप कहीं से टूट जाता है एक्सीडेंटली, तो सारा जीव द्रव्य, केंद्रक और क्रोमेटोफोर्स उसमें से पाइप के समान बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इसे साइफनस प्लांट बॉडी या साइफनस थैलस कहते हैं और इसके ऑर्डर को साइफोनेल्स नाम दिया गया है। जिस तरह से मान लीजिए किसी एक ऊंचे स्थान पर आपने पानी से भर कर के बाल्टी रखी है और उसमें कोई एक पाइप के द्वारा पानी ऊपर से नीचे बिना किसी दबाव के, बिना किसी मोटर के आप नीचे खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को साइफन कहते हैं और इसी के आधार पर इसे साइफनस कहा गया है। तो वाउचीरिया एक साइफनस शैवाल है। इसका जो पादप है, तंतु है, वह शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, पट विहीन है, एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुकेंद्रकीय है। ये जो संरचना है, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट संरचना या पट विहीन बहुकेंद्र की संरचना, इसे हम सीनोसाइट भी कहते हैं, संकोशीय। तो ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीनोसाइट से या संकोशीय से आप क्या समझते हैं। तो सीनोसाइटिक थैलस इसका उदाहरण है वाउचीरिया। वाउचीरिया थैलस के आधार पर एक बहुत शाखित धागेनुमा रचना की संरचना पाई जाती है जिसे हेप्टेरॉन या स्थापनांग कहते हैं। हेप्टेरॉन या स्थापनांग राइजोइड से या मूलाभास से बना हुआ होता है और इसका कार्य पादप को आधार के साथ में जोड़े रखना है, चिपकाए रखना है। जड़ के समान यह कार्य करता है, पादप को आधार से जोड़े रखता है। इसे हम स्थापनांग कहते हैं और यह राइजोइड से बना होता है। शेष जो पादप है वह एरियल है, वायवीय है, जल में या मृदा में ऊपर की ओर वायु में उठा हुआ पाया जाएगा। जो पादप है वो संपूर्ण एक कोशिका के रूप में, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें पट नहीं है, पूरी एक कोशिका है। तो इसके चारों तरफ
द्विस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, 2 लेयर्ड सेल वॉल है, जिसमें बाहरी स्तर पेक्टिन से बना होता है और आंतरिक स्तर सेलुलोज से बना होता है। जो पादपकाय है, जो थैलस है, उसके ऊपर चूने का निक्षेपण जमाव पाया जाता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और जिसके कारण ये खुरदरा महसूस होता है। जब हम जो पादप है उसका टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो पादप के केंद्र में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, जो पादप के संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। उस सेंट्रल वैक्यूल के चारों ओर जीव द्रव्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य 2 भागों में विभेदित होता है, बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर्स और अंदर की तरफ केंद्रक। तो बाहरी जो भाग है वो रंगीन होता है, क्रोमोप्लाज्म, और अंदर का जो भाग है वो रंगहीन है या सेंट्रोप्लाज्म हम इसको कह देते हैं। क्रोमोप्लाज्म जो बाहर की तरफ है, जिसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, जिसमें वर्णक प्रेजेंट है, जिसका कार्य फोटोसिंथेसिस है, और केंद्र की ओर जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है, जिसमें क्रोमेटोफोर नहीं है, जो रंगहीन है, उसे हमने सेंट्रोप्लाज्म का नाम दे दिया। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोजन, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। अब हम इसको चित्रों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यह वोकेरिया का पादपकाय है। इसमें नीचे राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमने हेप्टेरोन का नाम दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे पादप में कहीं पर कोई भी सेप्टम नहीं है, पट नहीं है, और यह एक ट्यूब के समान कार्य कर रहा है। इस पादप में शाखाएं हैं, केंद्रक और क्रोमेटोफोर्स परिधि की ओर, और सेंटर में केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। यदि हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें यह इस प्रकार से दिखाई देता है। केंद्र में सेंट्रल वैक्यूल है, बाहर साइटोप्लाज्म जो सेंट्रल वैक्यूल है उसके चारों तरफ केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियाई, और उसके बाहर की ओर क्रोमेटोफोर्स। तो इस प्रकार से बाहर का जो है वो रंगीन, जिसे हमने क्रोमोप्लाज्म कह दिया, और जो केंद्र का है वह रंगहीन भाग है, जिसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। यह इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। अब हम बात करते हैं वोचीरिया में या वोकेरिया में अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन भी इसमें विशेष प्रकार का होता है। ये जूस्पोर्स की सहायता से होता है, चल बीजाणुओं की सहायता से होता है, और जो भाग तंतु का जिसमें चल बीजाणु बनते हैं उसे जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणु धानी कहते हैं। जो जूस्पोरेंजियम है या चल बीजाणु धानी है वो गदाकार या क्लब शेप्ड होती है, और उसका निर्माण किसी भी शाखा के शीर्ष पर होता है। जूस्पोरेंजियम के निर्माण के लिए उस भाग में, जिस भाग में जूस्पोरेंजियम का निर्माण होना है, उस भाग में बहुत सारे केंद्रक और क्रोमेटोफोर एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र होने के बाद यह भाग थोड़ा सा फूल जाता है, गदाकार हो जाता है, और इसके आधार पर एक सेप्टम या पट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण यह मुख्य पादप से अलग हो जाता है या मुख्य पादप से इसका संपर्क कट जाता है। अब यह जो गदाकार भाग है, जिसके अंदर बहुत से केंद्रक और क्रोमेटोफोर्स है, इस भाग में जो केंद्रक और क्रोमेटोफोर है उनका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। अभी हमने पढ़ा कि सामान्य स्थितियों में जो केंद्रक है वह केंद्र की ओर पाए जा रहे हैं और क्रोमेटोफोर्स परिधि की ओर पाए जा रहे हैं। रीअरेंजमेंट के पश्चात जो केंद्रक हैं वो परिधि की ओर आ जाते हैं और क्रोमेटोफोर्स केंद्र की ओर आ जाते हैं। यह एक गोलाकार संरचना बन जाती है जिसमें बहुत सारे केंद्रक परिधि पर विन्यासित हैं और क्रोमेटोफोर्स केंद्र की ओर विन्यासित हैं। प्रत्येक केंद्रक दो दो फ्लैजिला का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये एक गोलाकार संरचना बन जाती है जो बहुकेंद्र की है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, बहुकशाभिक है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, और इसको हम जूस्पोर कह देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक एकत्र हैं, बहुत सारे फ्लैजिला हैं और ये गोलाकार संरचना है, इसलिए कुछ स्थानों पर इसे सिनजूस्पोर या संचल बीजाणु भी कहा जाता है। तो इसमें जो अलैंगिक जनन है वो संचल बीजाणु या सिनजूस्पोर के द्वारा होता है। परिपक्व होने पर जूस्पोरेंजियम बीजाणुधानी जो है वो शीर्ष से फट जाती है
और उसके बाद जूस्पोर को स्वतंत्र कर दिया जाता है या स्वतंत्र हो जाता है। जूस्पोर अनुकूल परिस्थितियां पाकर जल, तापमान और प्रकाश अनुकूल होने पर वह एक नए पादप का निर्माण करता है। इसको हम चित्रों से समझते हैं। देखिए, ए चित्र में दिखाई दे रहा है शाखा के शीर्ष पर बहुत सारे केंद्रक और क्रोमेटोफोर्स एकत्र हो गए हैं। उसके पश्चात बी चित्र में दिखाई दे रहा है जो क्रोमेटोफोर्स और केंद्रक हैं, एकत्र होने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है, क्लब शेप्ड हो जाता है और इसके आधार पर एक सेप्टम या पट्ट का निर्माण हो जाता है। अब इसे हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जूस्पोरेंजियम में लगभग गोलाकार संरचना बन जाती है जिसमें पुनर्विन्यास हुआ है, केंद्रक परिधि की ओर आ गए हैं, क्रोमेटोफोर्स केंद्र की ओर आ गए हैं और प्रत्येक केंद्रक के द्वारा दो दो फ्लैजिला का निर्माण कर लिया गया है। और जूस्पोरेंजियम या बीजाणुधानी शीर्ष पर फट जाती है जिसके कारण जूस्पोर स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र होने के बाद में यह एक गोलाकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। इस संरचना को हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं जिसमें क्रोमेटोफोर्स केंद्र की ओर है, एफ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्रोमेटोफोर्स केंद्र की ओर है, न्यूक्लियस परिधि की ओर है और केंद्र में सेंट्रल वैक्यूल है। यह सिनजूस्पोर फिर अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करता है। दूसरा जो अलैंगिक जनन की विधि है वह है एप्लेनोस्पोर। कुछ अवस्थाओं में जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, प्रतिकूल होनी प्रारंभ हो गई हैं, उस समय में जो जूस्पोर है उसके चारों ओर फ्लैजिला का निर्माण नहीं होता और फ्लैजिला के निर्माण न होने से यह अचल बीजाणु के रूप में विकसित हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारंभ होने पर इस प्रकार के बीजाणु बनते हैं और जो बीजाणु हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होंगे। फ्लैजिला नहीं होंगे तो वह बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। इस प्रकार के बीजाणु को अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर, बाकी प्रक्रिया जो सारी वही है जो सिनजूस्पोर के टाइम में बनी है उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं होंगे और फ्लैजिला की अनुपस्थिति से यह अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहलाएगा। ये चित्र में आपको अचल बीजाणु दिखाई दे रहा है। शीर्ष पर उसी प्रकार से क्लब शेप्ड संरचना बनी। क्लब शेप्ड संरचना बनने के बाद में सेप्टम का निर्माण हुआ और सेप्टम के पट के निर्माण के पश्चात जो स्पोरेंजियम है वो फट गया और उसने ए प्लेनोस्पोर को स्वतंत्र कर दिया और ए प्लेनोस्पोर अंकुरित होकर के एक नए पादप का निर्माण करता है। तीसरी विधि है इसमें एकाइनेट या निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा। विद्यार्थियों, इसमें एक टर्म आती है गोंग्रोसिरा अवस्था, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें, 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में बहुत दफ़े पूछी जाती है। यह अवस्था या इस प्रकार का जो जनन है वह प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारंभ होने के बाद जब पूर्णतया प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती हैं उस समय होता है। पादप अत्यधिक तापमान, अत्यधिक कम जल और अत्यधिक तीव्र प्रकाश, हाई टेम्परेचर, लो वाटर कंटेंट और ब्राइट लाइट की उपस्थिति में इस प्रकार का जनन करता है। जो जीव द्रव्य है वह छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड अपने चारों तरफ मोटी भित्ति 6 से 7 स्तरीय भित्ति का निर्माण कर लेता है। छोटे छोटे खंड बन गए, प्रत्येक खंड ने अपने चारों तरफ भित्ति का निर्माण कर लिया और इस जो संरचना को, ये छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, इस संरचना को हम एकाइनेट या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। जब एकाइनेट का निर्माण होता है तो जो वोचीरिया है उसमें एकाइनेट के निर्माण के पश्चात उसकी अपीयरेंस, उसका लुक, वह एक अन्य शैवाल जिसे हम गोंग्रोसिरा कहते हैं के समान दिखाई देने लगता है। गोंग्रोसिरा जो शैवाल है वो इस प्रकार का दिखाई देता है जिस प्रकार का एकाइनेट के निर्माण के बाद वोचीरिया दिखाई दे रहा है। इसलिए इस अवस्था को हम गोंग्रोसिरा अवस्था कहते हैं, गोंग्रोसिरा स्टेज भी कहते हैं। उसके पश्चात जो एकाइनेट्स हैं, निश्चेष्ट बीजाणु हैं, वे उस वातावरण में पड़े रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सहन करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों के खत्म होने पर जब पुनः अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थिति यानी कि तापमान कम होना, जल की उपस्थिति, उपलब्धता
और प्रकाश की तीव्रता कम होना। इन तीनों अवस्थाओं में जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये जो एकाइनेट्स हैं, ये एकाइनेट्स पुनः विभाजित होकर के नए पादप का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो वोचीरिया है उसमें 3 प्रकार का अलैंगिक जनन पादप। हम अगले लेक्चर में इसके लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।